नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें गौतम अडानी से मिलवाया और अडानी समूह के अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाने के लिए केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाया। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का कहना है कि मोदी ने मुझे अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेस के बारे में बताया। अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी थी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। कांग्रेस ने कहा कि केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का यह खुलासा बेहद गंभीर है, जो बताता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह अपने दोस्त अडानी के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी विदेश में अडानी की मार्केटिंग करते हैं और उसे अरबों की डील दिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी का साफ फंडा है, विदेश जाऊंगा, दोस्त को धंधा दिलवाऊंगा, खूब अमीर बनाऊंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोडानी फिर से चर्चा में है। इस बार केन्या में पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा, जो अडानी समूह के पक्ष में पक्षपात करने के लिए आलोचकों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने अब स्वीकार किया है कि उन्हें एक दशक से भी ज्यादा समय पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस व्यवसायी से मिलवाया था और तब उन्हें ए ग्रुप के लिए आक्रामक रूप से पैरवी भी की थी। ये निश्चित रूप से मोदी द्वारा खुद को नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करने से पहले की बात है। आम आदमी पार्टी ने भी केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान ट्वीट कर मोदी को घेरा है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने फिर गिराई भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने एक बिचौलिए की तरह उन्हें गौतम अडानी से मिलवाया और केन्या सरकार के प्रतिनिधियों को गुजरात में अडानी के तमाम प्रोजेक्ट देखने के लिए गुजरात बुलाया। एक बार फिर साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी भारत की जनता के नहीं, अडानी के प्रधान सेवक हैं। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जमकर राजनीति हो रही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। इस पर अब बीजेपी ने जवाब दिया है। सोमवार को बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उस पर विपक्ष हाय तौबा मचा रहा है। इससे पहले तो गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोले। बचौल का कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पप्पू यादव हो या कोई और नेता बोलता है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो मुंबई पुलिस उसके लिए सक्षम है और जल्द खुलासा कर देगी। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ईडी एक्टिव हो गई है। सोमवार की सुबह झारखंड के खेल, युवा एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी सचिव हरेंद्र सिंह, भाई विनय ठाकुर, आईएएस मनीष रंजन, बिजनेस पार्टनर वेदांत खिरवार व कई इंजीनियर्स के यहाँ ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। मामला पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले से जुड़ा है। बता दें, इससे पहले झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम कैश कांड मामले में जेल में बंद है। ईडी की छापेमारी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छापेमारी की जो कहानी है ये सब अप्रत्याशित नहीं है। उन्होंने ईडी का नाम लिए बगैर कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में हमारे विपक्ष के मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता अपने काम पर लग गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, ये ईडी की रेड नहीं है, ये राजनीतिक रेड है। जब बीजेपी को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है तभी इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, एजेंसियों को लगाते हैं। अगर ईडी पारदर्शिता के साथ काम करे तो हम पूरा सहयोग करेंगे। ईडी कठपुतली ना बने, इशारों पर ना नाचे। यूपी के बहराइच जिले में भीषण हिंसा जारी है। हिंसा का सोमवार 14 अक्टूबर को दूसरा दिन है। उपद्रवी भीड़ ने हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगा दी है। इसके अलावा जगह जगह पर लोगों को रोक रोक कर उनके वाहन को जला जा रहा है। चर्चा ये भी है कि पथराव के दौरान तहसीलदार के भी सिर में चोट लग गई। हिंसक भीड़ ने नौतरा में सेवा अस्पताल में आग लगा दी। अफवाहों को कंट्रोल करने और हालात नियंत्रित करने के लिए बहराइच में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। घटना 13 अक्टूबर की है, जब एक जुलूस एक इलाके से गुजर रहा था, जिसके बाद बवाल हुआ। फिर एक मकान पर लगे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराया गया। उस स्थल की छत पर लगी रेलिंग को गिरा दिया गया। पत्रकारों ने उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। भगवा झंडा लहराए जाने के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि गोली लगने से हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।
पुलिस ने कम से कम 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस को उसके घर और दुकान से जुलूस पर गोलियां चलाने के सबूत मिलने के बाद सलमान नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले के संबंध में 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा पर बयान दिया है और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। योगी ने कहा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ मुस्लिम परिवार अपनी पहचान को छुपाने के लिए दूसरे लोगों के घरों में चले गए हैं। गांव के ही एक आदमी ने नाम ना छापने की शर्त पर एनबीटी को बताया कि मृतक राम गोपाल मिश्रा और महाराजगंज के शिबू में एक सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद रविवार को जब प्रतिमाएं शिबू के घर के पास पहुंची तो राम गोपाल ने डीजे का साउंड बढ़ा दिया। इस पर फिर उन दोनों में बहस होने लगी और पथराव शुरू हो गया। इसमें प्रतिभा का एक हाथ खंडित हो गया। इसके बाद राम गोपाल शिबू के घर पर चढ़ गया और घर पर लगे हरे झंडे को तोड़ दिया और भगवा फहराने लगा। इसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग होने लगी। राम गोपाल मिश्रा समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में राम गोपाल की मौत हो गई। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, दंगा फसाद तनाव ही भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। मीडिया सेल ने कहा कि बहराइच में हुआ बवाल उसी भाजपाई मॉडल का दुष्परिणाम है जिसमें माइंड वॉश किए हुए निर्दोष मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि किसी के घर मकान पर चढ़कर अपना झंडा लहराना और दूसरे का झंडा उखाड़ना, धार्मिक अभद्र टिप्पणी, उत्तेजक नारे, जुलूस के रूट में परिवर्तन जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं। इसके पीछे स्थानीय भाजपा विधायक, भाजपा के स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5 साल का इंतजार ना करें। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के चुनाव मशीनों के द्वारा ही जीते जाएंगे। इसलिए सड़क पर आइए, आवाज उठाइए। हमारे पास मशीनों का तोड़ भी है, रिसर्च कर रखी है। विपक्ष की पार्टियों से भी जनता नाराज है, उसकी भी जिम्मेदारी है मशीनों को रोके। विपक्ष नाकाम हुआ है। विपक्ष आए, हमसे समझे। हमारा कोई लालच नहीं, हम संविधान बचाना चाहते हैं। विपक्ष सड़कों पर आए, अब ये लड़ाई करो या मरो की हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव पर कहा कि हमने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी है, वो वीडियोग्राफी दे दें। अगर ये सरकार चल जाए तो मुझे बता देना। हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रीलू व्यास ने अपने चैनल जन गण मन पर हरियाणा कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट से बात की है। पानीपत सीट पर काउंटिंग एजेंट संजीव चौधरी ने बताया कि पानीपत में 2 राउंड खत्म हो गए। जब तीसरे राउंड शुरू हुआ तो इसमें 6 ईवीएम में बैटरी 99% थी। सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि इनमें 70% डेटा बढ़ रहा था। हमने काउंटिंग रुकवाई, चुनाव आयोग को मेल किया। इसके बावजूद भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी जिसमें ईवीएम की परसेंटेज के बारे में कुछ कहा गया हो। संदीप चौधरी ने कहा कि कोई भी डिवाइस हो, सुबह जब आप काम करेंगे बैटरी फुल होगी, जैसे जैसे काम करेंगे बैटरी कम होती जाएगी। लेकिन ये कैसे संभव है कि 5 तारीख को वोट हुआ, इसके बाद मशीनें सील कराई गई, उसके बाद कंट्रोल रूम में सील की गई और जब 8 तारीख को बैटरी कम होने के बजाय 90% से ज़्यादा 99% होती है, ये धांधली की गई है। हरियाणा में गलत मैंडेट शो किया गया है। काउंटिंग एजेंट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने वीडियोग्राफी मांगी है। इन्होंने रिगिंग में डेटा के साथ छेड़छाड़ की है, ईवीएम नहीं बदली है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह ऐलान किया है कि मुंबई में दाखिल होते समय रास्ते में पड़ने वाले 5 टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये फैसला मंगलवार रात को 12 बजे से लागू होगा। ये फैसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के बेस पर जबरन घुसपैठ की है, जिससे लेबनान में यूएन इंटरिम फोर्स और इजरायली फोर्स के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी। यूनिफिल यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के मुताबिक रविवार को इजरायल सेना के टैंक ने मुख्य गेट को तोड़ दिया था और बाद में गोलीबारी भी की गई, जिससे शिविर में धुआं भर गया, जिस कारण 15 शांति सैनिकों को त्वचा में जलन और पेट से संबंधित समस्याएं हो गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने बताया कि उत्तरी इजरायल के उसके एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। आईडीएफ ने बताया कि यह हमला उत्तरी इजरायल के एक नगर हाइफा से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बे बिन्यामिन के पास एक बेस कैंप पर किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने अब सीरिया से आ रहे 2 ड्रोनों को मार गिराया। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। आईडीएफ ने कहा कि थोड़ी देर पहले सीरिया से इजरायली क्षेत्र में आने वाले 2 ड्रोन को रोक दिया गया है। चीन की सेना के समुद्री क्षेत्र में ताइवान के आसपास किए गए सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान ने प्रतिक्रिया दी। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के कार्यालय से एक बयान जारी हुआ है। लाई के कार्यालय ने कहा कि चीन को ताइवान के लोगों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन जीने के तरीके का सम्मान करना चाहिए और अपनी सैन्य घुसपैठ को रोकना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ताइवान की सीमा के दोनों तरफ शांति और स्थिरता बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है। हमारी सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लोकतंत्र और आज़ादी को बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाए रखने में आश्वस्त और सक्षम हैं। वहीं रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिस ने कहा कि वो ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर निगरानी रख रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि लाई के रूटीन भाषण के बाद इस तरह के अभ्यास का कोई औचित्य नहीं है। चीन को क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में डालने से बचना चाहिए। साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अर्थशास्त्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ये पुरस्कार संस्थानों को किस तरह से बनाया जाता है और ये समृद्धि को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।